आज हम आप पहुंचे हैं नगीना लोकसभा क्षेत्र। ये अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है, लेकिन ये किसी प्रत्याशी के लिए सुरक्षित सीट नहीं है। पिछली 3 लोकसभा में यहाँ पर लगातार जो सांसद चुना गया, यहाँ की जनता ने उसे बदला। देखना है इस बार लोकसभा 24 के चुनाव में यहाँ की जनता किसे मौका देती है, ये तो यहाँ के लोग ही बताएंगे। इलेक्शन रिपोर्टर में हम जानेंगे लोगों से क्या कुछ सोचती है यहाँ की जनता, क्या कुछ है यहाँ के मुद्दे। पिछले 3 चुनाव में यहाँ की जनता ने लगातार जीते हुए उम्मीदवार को हराया है, पार्टियां बदली है। देखना है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना के लोग किसे चुनेंगे। लेकिन हम नगीना के लोगों से बात करें इससे पहले देख लेते हैं नगीना पर बनी ये खास रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट नगीना में इस बार सबसे दिलचस्प मुकाबला है। नगीना में बीजेपी और बीएसपी में सीधे टक्कर दिख रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के भी मैदान में उतरने के बाद मुकाबला जाति समीकरण से भी आगे निकल चुका है। दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी ने आकर के हमें आशीर्वाद दिया है। हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। अपने नगीना लोकसभा के समस्त जनता का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन जो मिला है उस पर काम करेंगे और आने वाली 19 तारीख को नगीना के अंदर में कमल खिला देंगे। मुझे लोग प्यार करते हैं। बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और कहा है कि ये मेरा गढ़ है और तुम्हें जीत के आना है, जाके बस आशीर्वाद ले लो मेरे लोगों को। अच्छा ऐसा है, हम तो अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं होती क्योंकि अब सरकारी तंत्र आप जानते हैं, तो आज देश के सर्वनाम खतरा है। ऐसे खतरे को से जनता में जो भय है उस भय से निकालने के लिए विश्वास पैदा करने का काम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी करेगी। नहीं है, लेकिन हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हम लोगों को चयनित किया गया है और हम लोग इंडिया गठबंधन और पीडीए की जो मूल भावना है जो भारत के संविधान में है उसको पूर्णतः हम लोग जमीन पे ले आने का काम करेंगे। बीजेपी ने ओम कुमार पर भरोसा जताया है तो बीएसपी ने सुरेंद्र पाल को टिकट दिया है। वहीं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं तो समाजवादी पार्टी ने पूर्व सिविल जज मनोज कुमार को उतारकर बीएसपी का खेल बिगाड़ने का इंतजाम कर दिया है। दरअसल नगीना में जीत का समीकरण बनाते हैं मुस्लिम और एससी वोटर। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने गठबंधन का उम्मीदवार उतारा था, जिससे आसानी से उसे जीत मिल गई, लेकिन इस बार स्थितियां अलग है। वैसे नगीना हर बार हर दल को चौंकाती है। नगीना का लोकसभा का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। कुल जमा 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं। तीनों ही चुनाव में नगीना की जनता ने अलग अलग पार्टियों को मौका दिया है। 2009 में अपने पहले चुनाव में नगीना ने समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई थी, लेकिन 2014 में मोदी लहर में नगीना में भगवा लहराया। वहीं 2019 में बीएसपी और एसपी गठबंधन को जीत मिली थी। इस बार चंद्रशेखर के चुनावी मैदान में उतरने के बाद बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगना तय माना जा रहा है, जबकि बीएसपी समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर सेंधमारी की फिराक में है। कुल मिलाकर नगीना के मौजूदा हालात में एसपी, बीएसपी और भीम आर्मी की इस लड़ाई में फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है।
इसलिए हम तो मोदी को और योगी को ही सपोर्ट करेंगे। जो अपने परिवार को लेके आगे चल रहा है, जैसे सपा है, कांग्रेस है, उसमें पैदा होने वाला बच्चा भी ये जानता है कि उसे आगे MP बनना है या कुछ बनना है। लेकिन यहाँ पे जो मोदी का जो परिवार है उसमें उनके भाई भी हैं, उनको कभी भी उन्होंने राजनीतिक वो नहीं दिया और ना ही योगी की बहन को कोई लाभ मिला। यानी कि वो देश के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए हम तो योगी मोदी के साथ ही हैं और अब के बार 400 पार तो है ही। और बाकी देखिए, हमें अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, अपने हिंदुत्व को बचाए रखना है, तो हमें इनका साथ देना पड़ेगा। नवरात्र के दिन चल रहे हैं, नारी शक्ति की आराधना की जाती है इन दिनों में। कैसे देखती है नारी शक्ति, कैसे देखती है उसकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठे प्रदेश में? मैं आपके साथ खड़ी हूँ, सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है। वरना लोग घर में रहते थे, बोलने से कतराते थे और औरतें सड़क पे निकलने से बहुत वो करती थी। मैं यहाँ खड़ी हूँ और भगवान की दया से मुझे कोई डर नहीं है। मैं सब लोगों के बीच में खड़ी हूँ, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं योगी और मोदी के राज में खड़ी हूँ। वरना मैं जब सपा की वो था, मैं कॉलेज में थी और मैंने वो अत्याचार सहा है जो उस समय था। बहुत बुरा हालत थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे डर नहीं है कि मेरे बच्चे बाहर जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मैं आज बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ अपने आप को। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। आप क्या सोचते हैं, इसी सोच से या कुछ इतर है? बिल्कुल, सुरक्षा हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसे अभी आपने पूछा भी था कि जो 100 नंबर की गाड़ियाँ लेके आए थे, तो उनका लाने का एक बहुत बड़ा वजह ये थी कि पिछले 4.5 सालों में जब उन्होंने पूरी तरह प्रताड़ित किया लोगों को, तो उन्हें लगा कि मारने के बाद 2-4 तरह मरहम भी लगा दो, खूब थप्पड़ मारे हैं, जब मरहम लगा दो तो उन्होंने 100 नंबर दे दी थी। लेकिन उसका वो पूरी तरह यूज़ भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो उन्होंने लाए इस टाइम पे कि उन्हें लगा था कि अगर इससे पहले लेके आ जाते ना वो, तो उससे पहले फिर उन्हें अपने लोगों को शांत करने के लिए प्रयास करना पड़ता, जो उनके बस की नहीं थी। जिन्हें उन्होंने इतना बढ़ाया है और जितनी गुंडागर्दी इस दौरान में रही उनके दौरान में। और आज के समय में अगर हम देखते हैं तो अगर रात को 10 बजे हमारी महिलाएं घूमने के लिए निकलती हैं तो उन्हें कोई रत्ती भर डर नहीं लगता इस बात का कि हाँ हम टहलने जा रहे हैं, हमारा ये एरिया है। पहले इतना सुनसान पड़ा रहता था कि लेडीज़ को छोड़ दीजिए, आप जेंट्स को अगर रात को घूमने आना हो तो उन्हें टहलने आने की हिम्मत नहीं करते थे। और आज आप देखिए आके भरपूर लेडीज़। राहुल और अखिलेश एक साथ आ गए हैं, कह रहे हैं एक बार फिर से वो लड़ाई में 17 के बाद फिर दोस्ती हुई है उनकी, कैसी देखते? राहुल और अखिलेश का साथ आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ उसके जो ना समाजवादी का वोट बैंक पूरे प्रदेश में जो ना ज़्यादा है और कांग्रेस का उसमें है नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ बेरोजगारी जो प्रमुख मुद्दा है, लोगों को रोजगार जो ना वो नहीं है। रोजगार पे मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, खासकर सरकारी नौकरियां देश में जो ना कम होती गई और उस पर लोगों का ज़्यादा अगर हाथी क्या चाल अपनी चल सकेगा, दौड़ सकेगा? नहीं, बसपा का हाथी नहीं दौड़ेगा। यहाँ पे समाजवादी और जो ना भाजपा, इन्हीं दोनों में टक्कर है। समाजवादी को किस तरीके से लड़ाई में देखते हैं? 9 में तो यहाँ से वो जीत चुके हैं एक बार। जी, वो समाजवादी लड़ाई में तो रहेगी, भाजपा के साथ लड़ाई में रहेगी और प्रमुख जो ना प्रतिद्वंदी बन के जो ना वही रहेगी, भाजपा और समाजवादी। चंद्रशेखर को लड़ाई में कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर यहाँ पे बाहरी है, वो कुछ वोट नहीं ले पाएगा, 10-20 हज़ार वोट लेगा, उसके बाद ज़्यादा प्रभाव नहीं है सब चंद्रशेखर का। हाँ, बाहरी समझ के जो ना आदमी जो ना कोई वोट नहीं देगा। नगीना की जमीन पर सबसे बड़ी राजनीतिक मुद्दे कौन से हैं? नगीना की ज़मीन पर सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दे विकास है। नगीना हमारे ज़िले में 5 तहसील हैं, नगीना, धामपुर, नजोबाद, चांदपुर, बिजनौर। नगीना सबसे पिछड़ी तहसील है। मतलब 1910 में नगीना जिला हुआ करता था, लेकिन यहाँ के राजनीतिक लोगों की
हम नहीं जाएंगे, यूँ कहते चलो हम पे समय नहीं है, हम फिर जा सकते हैं। 4-5 आदमी इनके चले गए, उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, जैसे जनता का विश्वास खोने वाली बात है। मोदी जी ने कहा था कि ये पार्टी चुनाव जीतना चाहती ही नहीं है, जीतने की कोशिश भी नहीं कर रही। और देखो जून के महीनों में इन्होंने गठबंधन बनाया था, इंडिया गठबंधन। जून से लेके मार्च तक 9 महीने में ये सीट शेयरिंग नहीं कर सके। हर मीटिंग में बस फोटो खिंचवाया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव आ गया, 19 तारीख को मतदान होना है। और मेरा मानना है कि सभी पार्टियां अपनी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में लगे हैं। लेकिन इसमें जो अभी बात निकल के आई है, मैंने सबको सुन रहा था बड़े गौर से, तो सब ने एक बात जो है कॉमन कही कि भाई बाहरी और लोकल, ये मुद्दा यहाँ पे हावी रहेगा। और मेरा मानना यह है कि पिछले कई वर्षों से जो है नगीना अपने विकास के लिए तरस रहा है और विकास के मुद्दे पर वोट पड़ने वाले हैं। किसी भी अभी तक जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि बने हैं, उन्होंने जो है नगीना की समस्याओं को बाहर उठाने की कोशिश नहीं की। और मेरा मानना यह है कि प्रत्याशी वही जीत पाएगा जो यहाँ के मुद्दों को दृढ़तापूर्वक और स्पष्ट रूप से बाहर लोकसभा में रखेगा और यहाँ के विकास की चर्चा करेगा। मेरा मानना ये। आप कैसे देखते हैं? नए लोगों से उम्मीद देश को बहुत रहती है, क्या बताएंगे? सबसे बड़ा जो रीज़न है, एक होती है राजनीति, एक होती है सेवा नीति। तो सेवा नीति से जो राजनीति में जाते हैं वहाँ विकास का स्तर बहुत अच्छा होता है। और दूसरा होता है, एक होता है संपर्क, एक होता है संबंध। तो हम यहाँ का प्रत्याशी ऐसा चाहते हैं जो इस तरह का हम लोगों से संपर्क रखें, संपर्क के बाद संबंध को इस तरह से कन्वर्ट करें कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, ताकि हम बेहिचक उनसे अपनी बातें कह सकें। वो मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा है कि इस तरह के जो एक स्थिति आने वाली है यहाँ, वो विजय प्राप्त करेंगे और बहुत ही विकास होगा। दूसरा, जो आभूषण यहाँ विकास के आभूषण और साधनों के आभूषण यहाँ से गए हैं, यानी जैसे बीटीसी कॉलेज है, होम्योपैथिक के अस्पताल हैं, हमारा मील कताई मिल जो है वो बहुत खंडर स्थिति में है, उन्हें उनका पुनर्जन्म यानी कि एक अवतार के रूप में, जो एक विकास की, यानी कि एक विकास से होता है रोजगार से, वो जो गंगा है वो अगर बह जाए यहाँ, तो चारों तरफ एक सुगंधित वातावरण होगा। सब लोग जो है बहुत खुश महसूस करेंगे। और हमारे भारत को राम राज्य की आवश्यकता है और वो राम राज्य अब आने वाला है। राहुल, क्या कुछ बेहतर है, क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं? बड़े मुद्दे यही हैं कि बेरोजगारी थोड़ी ज़्यादा है और सड़कें वड़कें तो काफ़ी ठीक हैं और ठीक हो जाएंगी अगर साल फिर अच्छी सरकार आती है तो। कैसे आएगी अच्छी सरकार, किसे कहते हैं? थोड़ा सा आप बताएं, अनुभव आपका। हमें जैसे जो अच्छा लग रहा है हम उसे वोट दें, वो सरकार बन का है। अब ये तो मैं नहीं बोल सकता ये किसे वोट देंगे। तो जो है यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को चुना था आप लोगों ने, आखिर क्या कुछ परिस्थितियाँ थी इस बार बदली हुई क्यों नजर आ रही हैं? देखिए, परिस्थितियाँ तो समय समय पर बदलती रहती हैं और इलेक्शन होते भी। तो मोदी की लहर चल रही है। नहीं, मोदी जी लहर चल रही थी, मगर कहीं ना कहीं लहर का प्रभाव भी किसी न किसी वजह से हो जाता है। कुछ वोटर कुछ बातों को नहीं समझ पाते हैं और आप लोगों के जरिए भी समझाया जाता है। बाकी जितने भी होते हैं तो आपका अपना मत है, आप किसको देते हैं किसको नहीं देते। किसी का मत आप चेंज नहीं कर सकते, मगर आप लोगों को सोचना चाहिए मत को देते हुए सबसे पहला मुख्य कारण है कि हम वोट दे क्यों रहे हैं, हम सरकार बना क्यों रहे हैं। कारण तो ये है कि आप सरकार काहे के लिए बना रहे हैं? आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं, आप अपना विकास चाहते हैं, आप अपने कार्यों को अच्छा चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर किसी कार्य की जरूरत आपको पड़ती है तो आप कम से कम जाके अपने सांसद, अपने एमएलए से जाके मिल तो लें। मेन मुद्दा है, लोगों को वोट देते हुए समझना चाहिए, सांसद हो, महोदय हो, कुछ भी। आपसे जानेंगे नगीना के लोगों के लिए सबसे बड़ा इस बार चुनावी मुद्दा क्या है। हर बार बदलते हैं, आप इस बार क्या बदलेंगे? मेन मुद्दा तो रोजगार का है। हमारे यहाँ सूत मिल बनी, वो बंद हो गई। बीटीसी आई, वो बंद हो गई। नॉर्मल स्कूल बना, वो बंद हुआ। नेशनल होम्योपैथिक गया, वो इन 20-25 सालों में गया है। यहाँ से आया कुछ नहीं है नगीने में। कोई रोजगार वाला कोई मुद्दा नहीं है। सरकारें हमने सबकी देखी, समाजवादी की फिल्म मेजोरिटी देखी, भाजपा की भी 10 साल हो गए, उससे पहले भी देखी हमने, अब भी देख रहे हैं। समाजवादी की भी 3 सरकारें देखी, लेकिन रोजगार के लिए, नगीने की तरक्की के लिए लोकसभा कोई भी सांसद आया उसने कोई काम बहुत बड़ा किया। हर बार तो आपने बदल दिया, इस बार क्या बदलाव के तहत? देखते हैं, जो लोगों की संघर्ष करेगा और लोगों की बात रखेगा पार्लियामेंट में, नगीना लोकसभा की पूरी रखेगा, उससे वोट देंगे उसमें। यहाँ पर तीनों सपा बसपा हैं और साथ में आ गए हैं इस बार चंद्रशेखर। आपको लगता है ये इस लड़ाई में कहीं भाजपा का ज़्यादा फायदा मिल रहा है इस बार? ये त्रिकोणीय इलेक्शन है इसमें। अब गठबंधन मुस्लिम और यादव, वही मुस्लिम और दलित गठबंधन जहाँ जाएगा सीट उसकी निकलेगी। ये हमारा अपना। अगर बंटवारा हुआ मुस्लिम, बहुत ही सीधी सी बात है इसमें, मुस्लिम अक्सर सीट है। 7 लाख मुस्लिम हैं और 10 लाख हिंदू और दलित हैं, जिसमें 2.5 लाख 3 लाख दलित हैं। तो वो अगर दलित मुस्लिम जाए, चाहे वो समाजवादी से जुड़ जाए या चंद्रशेखर से जुड़ा है, तो शायद सीट, और अगर बंटवारा होता है तो भाजपा के लिए क्लियर है। सीट तो बहुजन समाज पार्टी के पास थी। नहीं, सीट तो कुछ नहीं। उन्होंने पिछले 5 साल में किसी ने देखा नहीं, किसी से पूछ लिया अगर किसी ने देखा हो। सांसद मायावती के भतीजे ने यहाँ शुरुआत किया। उनका तो यही समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहे थे उस दिन।
वो नेशनल पार्टी के नेता थे और वो चंद्रशेखर जी को मतलब वो कर रहे थे टारगेट कि वो ये कर रहे हैं, अरे आप नेशनल पार्टी नेशनल मुद्दे बनाइए ना, आप रोजगार देते, आपने सब कुछ करते, कुछ भी नहीं किया। आनंद से उम्मीदें कम लग रही हैं। बिल्कुल कम है, त्रिकोणीय इलेक्शन है यहाँ अभी, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, मुस्लिम अभी इबादत में लगा हुआ है। कल के बाद बड़ी मीटिंगें होंगी, रैली होंगी, तभी जाकर कोई माहौल खुलेगा कभी इलेक्शन की तरफ। आनंद ने यहाँ आकर कुछ यहाँ पर जोर आजमाइश की, उसका कुछ फर्क दिखेगा जी, वो आए जरूर थे, उन्होंने अच्छी सभा भी की, लेकिन वो अपना विचार यहाँ शायद जनता तक कन्वे नहीं कर पाए। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जो है इस समय बसपा का कोई जनाधार है या वो सरवाइव कर पाएगी आगे, मुझे नहीं लगता, मेरी ऐसी सोच है। तो ये थे नगीना लोकसभा क्षेत्र के लोग जिन्होंने अपनी राय रखी, अपने मुद्दे रखे, अपनी पसंद की बातें बताई। हम तो यही कहेंगे कि बस आप 19 तारीख को जो पहले चरण में यहाँ पे मतदान होना है, आप सभी लोग घर से बाहर निकलें और सबसे पहले मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि मतदान एक चयन है आपके राष्ट्र के लिए, आपके देश के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जरूर आप मतदान करें। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।